हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो बच्चा अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है, क्योंकि उनके दिमाग में ना बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन या बहुत सारा ऐसा डर बैठा हुआ है जो कि उन्हें डरा रहा है, जो कि उन्हें वीक बना रहा है। बहुत सारे बच्चों का मुझे यहाँ तक कमेंट आ रहे हैं, मुझे DM आ रहे हैं, टेक्स्ट आ रहे हैं कि सर हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो किस तरीके से मुझे करना है, क्योंकि 12th क्लास के एग्ज़ाम से कहीं गुना ज़्यादा हार्ड बताया जा रहा है हमारे सीनियर के थ्रू और दूसरे किसी लोगों के थ्रू। तो मेरे प्यारे बच्चा, घबराने की और डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने 11th 12th 10th के पेपर दे के आए हो, बोर्ड एग्जाम देकर आए हो, बिल्कुल सेम वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न अलग है। आप लोगों ने वहाँ पे सिलेबस अलग देखा है, एग्जाम देने का तरीका अलग देखा है, लेकिन अपने डिग्री सिलेबस में, अपने डिग्री प्रोग्राम में थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन थोड़ा सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा काम और हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ही यही है आपके मेंटर होने के नाते कि हम आपको हर तरीके से गाइड करें, हर तरीके से तैयार करें। तो मेरे प्यारे बच्चा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको अपने डिग्री प्रोग्राम, यानी कि अगर आप लोग BSc नर्सिंग कर रहे हो, कोई भी डिग्री प्रोग्राम कर रहे हो, तो आपका जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा आपको किस तरीके से राइट करना है जिससे आपका इंप्रेशन और आपके मार्क्स दोनों ही बढ़ जाए। समझ में आ रहा है? ये ना एनाटॉमी का पेपर है, सारे एग्जाम ऐसे ही आते हैं, सेक्शंस में आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चा, आपको किस तरीके से करना है, 11th क्लास, 12th क्लास और आपका 12th क्लास, इनके बोर्ड एग्जाम आप लोगों ने दिए हैं। और मेरे प्यारे बच्चा, बोर्ड एग्जाम का आप लोगों ने पेपर भी देखा है, सेम पेपर वैसा ही आता है सेक्शन वाइज। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे आपका ना एनाटॉमी का पेपर है, तो आपके और भी सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी भी है मेरे प्यारे बच्चा, कम्युनिकेशन का, जो कि आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं होता, कॉलेज लेवल पे होता है। साइकोलॉजी हो गया आपका, एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गया मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे आपके सामने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पेपर है, जो कि फाइनल एग्जाम पेपर है मेरे प्यारे बच्चा। कुछ इस प्रकार का आपको एग्जाम पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में डिवाइड किया हुआ है, और ये सेक्शन ए और सेक्शन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ये एग्जाम पेपर आप लोग देख रहे हो। कुछ इस प्रकार का एग्जाम पेपर आपके हाथ में दिया जाएगा जब आपके एग्जाम होंगे, फाइनल एग्जाम होंगे, और इन्हीं एग्जाम को आपको करना है। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, दो सेक्शन में डिवाइड हुआ है। सेक्शन ए के अंदर आप देख पा रहे होंगे 3 पॉइंट्स है। एलोबरेट लिखना है मेरे प्यारे बच्चे, यानी कि नेम ऑफ ऑर्गन एंड फंक्शन, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है उनके नाम लिखने हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डिस्क्राइब डिटेल अबाउट द लंग्स। इस क्वेश्चन ने पूछा है कि जो आपके बॉडी के अंदर, यानी कि जो ऑर्गन है, उन ऑर्गन के बारे में लिखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में लिखिए, और हाँ, ब्रीफ नोट आपको लिखना है लंग्स के बारे में। यानी कि सिंपल आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपको पूरा डिस्क्राइब करना है अपने लंग्स के, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, ऑर्गन के बारे में, उनके फंक्शन के बारे में, वो काम क्या करता है। समझ में आ रहा है? अब लिखना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से और क्या क्या कंटेंट उसके अंदर लिखना होता है और कैसे लिखना होता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम पेपर आपको देखने को मिल गया, एग्जाम से डरना नहीं है। आप लोग देखोगे कि यहाँ पे क्वेश्चन रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, तो मैं आप लोगों को बता दूं मेन पॉइंट, कि आपको क्वेश्चन के अंदर ना एक मेन पॉइंट ढूंढना है जिसको पकड़कर आपको उसकी पूरी कहानी लिख देनी है। जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने क्वेश्चन लंबा देख लिया और आप लोग डर गए, ठीक है। आप लोगों ने पहला क्वेश्चन पढ़ा और पहले क्वेश्चन में ना एक मेन पॉइंट आपको दिख गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, इसी को पकड़ लेना है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में सब कुछ जितना आप लोगों ने पढ़ा है वो सारा कुछ लिख देना, बस सॉर्टेड। हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए और लिखने का तरीका अलग होना चाहिए, और सेक्शन वाइज लिखना चाहिए। कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? क्वेश्चन को देखते ही डर नहीं जाना, क्वेश्चन को देखते ही आपको मेन कंटेंट ढूंढना है कि उस मेन कंटेंट कौन सा है क्वेश्चन के अंदर, जिसके ऊपर मुझे कहानी लिखनी है। कहानी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी डाल दोगे, कहानी का मतलब है कि आप लोग रिलेटेड टू क्वेश्चन ही आप लोगों को लिखना है। रेस्पिरेटरी लिखना है ना, तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जितना नॉलेज है, एक्यूरेट नहीं लिखना होता है, कॉपी में वही लिखना होता है जो आपको आता है, वो नहीं जो आपने किताब में पढ़ा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे किताबी लैंग्वेज लिखने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे बच्चे एक्यूरेट वही छापने की कोशिश करते हैं जो वो रट्टा करके आए हैं, जबकि ऐसा वो नहीं लिख पाते। इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपको जितना पता है, आप जिस तरीके से लिख पा रहे हो, हैंडराइटिंग अच्छी और मेन कंटेंट और बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ये होता है मेन पॉइंट, ठीक है। इसके आगे मैं बता रहा हूँ कैसे, किस तरीके से करना है। एग्जाम में आंसर सिर्फ सही होना ही, बल्कि साफ सुथरे और स्ट्रक्चर नर्सिंग प्रोफेशन के हिसाब से ही प्रेजेंट करना होता है। इतनी बात समझ में आ रहा है जो मैंने आपको बताया? ओके।
चलो ये तो आपको समझ में आ गया पेपर कैसा आता है और क्या आप लोगों को क्वेश्चन में ढूंढना है, मेन कंटेंट ढूंढना है। और मेरे प्यारे बच्चा, आंसर शुरू करने से पहले ना क्वेश्चन को रिपीट मत करना, ये बहुत सारे बच्चे करते हैं। क्वेश्चन रिपीट कैसे करते हैं? क्वेश्चन रिपीट ऐसे करते हैं, जो भी क्वेश्चन लिखा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 अगर लिखा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में लिखो, ठीक है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में लिखना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में ब्रीफ नोट देना है। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे पता है, यहां पे लिखेंगे आंसर नंबर 1 और यहां पे फिर से ये क्वेश्चन लिख देंगे, ये वाला सेम यहां पे उतारेंगे नीले पेन से और फिर उसके बाद जो भी उनको लिखना होता है वो लिख रहे। ये सबसे गलत तरीका होता है बच्चा, ये नहीं करना है। आपको सिंपल क्या करना है, आपको सिंपल मेरे प्यारे बच्चा यहाँ पे आपको क्या करना है, ये नहीं लिखना, आपको रिपीट नहीं करना है क्वेश्चन। ये हमेशा ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों की बहुत बड़ी गलती है। क्वेश्चन पेपर में जैसे ही बच्चा रिपीट करने लगता है ना, तुरंत एग्जामिनर समझ जाता है कि ये कॉपी भरने की कोशिश कर रहा है और वो जो उसकी मेंटेलिटी बन चुकी होती है वो आपके मार्क्स काट लेता है। ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ पे कैसे स्टार्ट करना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अगर क्वेश्चन आ गया या कोई भी क्वेश्चन आ गया, आपको मेन कंटेंट ढूंढना है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पहले क्वेश्चन में रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा मेन कंटेंट था, अब इस पे ही लिखना है आपको। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 था, तो यहाँ पे हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे जब लिखना चालू करेंगे, ठीक है, 2 लाइन छोड़ देंगे 1 2 और तीसरी लाइन में हम लिखेंगे आंसर नंबर 1, ठीक है। अगर सेक्शन बी है तो यहाँ पे हम लोग मेरे प्यारे बच्चा सेक्शन ए कर देंगे, ठीक है, सेक्शन ए का आंसर नंबर 1 का, और यहाँ से हम लोग अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में लिखना चालू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में लिखना चालू करेंगे। आंसर आगे लिख देंगे, जो भी आंसर आप लोगों ने लिखना है। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है? कभी भी क्वेश्चन रिपीट मत करना, बहुत बड़ा और मेन पॉइंट है ये। ओके, चलो इतनी बात भी समझ में आ रही है। कोई भी क्वेश्चन डाउट या कंफ्यूजन बन रही है ना, तुरंत कमेंट करना है, क्योंकि मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा। इसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ आंसर का जो स्ट्रक्चर होगा। आंसर का स्ट्रक्चर ये होगा, सबसे पहले तो आप लोगों ने आंसर लिखना है। आंसर सेक्शन ए का आंसर नंबर 1 है, आंसर नंबर 2 है या आंसर नंबर 3 है, कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जो स्ट्रक्चर रहने वाला है, स्ट्रक्चर यानी कि जिस तरीके से आप लोगों ने आंसर वहां पे रिप्रेजेंट करना है अपना, वो रहने वाला है। सबसे पहले आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है, सबसे शॉर्ट डेफिनेशन, यानी कि शॉर्ट का मतलब होता है सबसे क्लियर एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ऐसी आप लोगों को लिखनी है जो कि वो आसानी से समझ जाए। कोई भी ऐसा वर्ड यूज नहीं करना जो कि कंफ्यूज कर रहा हो आपको भी और एग्जामिनर को भी। बड़ी सिंपल लैंग्वेज लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है और बुक लाइन जैसी लिखनी है। बुक लाइन का मतलब ये नहीं कि जो बुक में लिखा है वही उतारना है, यानी कि बुक में जिस तरीके से एक पैटर्न में लिखा रहता है ना, सेम उसी पैटर्न में आप लोगों को वहां पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले क्या करना है, एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देनी है, सबसे अलग, एकदम मिलाना नहीं है, ठीक है, मिलाना नहीं है। एग्जाम्पल में मैंने हाइपरटेंशन के बारे में लिखा है, छोटी सी एक डेफिनेशन है कि हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन है जो कि ब्लड प्रेशर को क्या करती है मेरे प्यारे बच्चा, इवेल्युएट करती है, और आप लोगों को आगे पता ही है ना किस तरीके से आप लोगों ने डेफिनेशन लिख देनी है। उसके बाद आप लोगों ने ए के बाद बी लिखना है। ये आंसर बता रहा हूं मैं, मान लो ये आंसर ही लिख रहा है, आंसर नंबर 2 या आंसर नंबर 1, उसके बाद सेक्शन ए यानी कि ए पॉइंट लिखकर हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन में हम लोग छोटी सी एक ऐसी डेफिनेशन लिख देंगे जिससे उसको एक प्रोफेशनलिज्म दिखेगा आपके अंदर। एग्जामिनर जो होगा ना, अगर आप लोग इस पैटर्न में आप लोग अपनी कॉपी लिखोगे तो मेरे प्यारे बच्चा वो आपको जज कर देगा और समझ जाएगा कि हाँ बच्चे को आता है और बच्चा बहुत ही समझदार है, उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। फिर लिखना है बी पॉइंट। बी पॉइंट में इंट्रोडक्शन लिखना है, यानी कि आप लोगों ने जो डेफिनेशन लिखी नहीं है हाइपरटेंशन की, उसी के बारे में 2-3 लाइन आपको ब्रीफ बता देनी है अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बता सकते हो, लंग्स के बारे में बता सकते हो, जो भी क्वेश्चन होगा आपका। हाइपरटेंशन जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, हाइपरटेंशन के बारे में थोड़ी सी 2-3 लाइन लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी कि पॉइंट वाइज आपको बनाना है। सबसे पहला पॉइंट डेफिनेशन का होता है, दूसरा पॉइंट आपको थोड़ी सी ब्रीफ दे देनी है, वहां पे 2-3 लाइन लिखे, क्वेश्चन वाइज करिए। अगर शॉर्ट है तो 2-3 लाइन, लॉन्ग है तो आपको कम से कम 5 से 7 लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चा सी पॉइंट डालोगे, सी पॉइंट के अंदर कॉज डालोगे, इटियोलॉजी डालोगे, यानी कि किस कारण से वो हुआ है मेरे प्यारे बच्चा, तो वो आप लोगों को पॉइंट वाइज लिखना है। यानी कि जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, हाई साल्ट में हाई साल्ट इंटेक हो सकता है, ज्यादा नमक खा रहा हो, जेनेटिक हो रहा हो मेरे प्यारे बच्चा, या फिर ज्यादा मोटापे की वजह से उसको हाइपरटेंशन हो सकती है, ठीक है। ये हमारा थर्ड पॉइंट है।
हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले डेफिनेशन लिखी ए पॉइंट, बी पॉइंट में हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा उसको ब्रीफ बता दिया कि हमारा हाइपरटेंशन होता क्या है, सी पॉइंट में हम लोगों ने ये बता दिया कि आखिर ये किस कारण से हो रहा है, फैक्टर क्या है, ठीक है। और डी पॉइंट में मेरे पास सिम्टम्स लिखने हैं, साइन लिखने हैं कि आखिर क्या क्या सिम्टम्स है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि हमें हाइपरटेंशन हुआ है और ये हाइपरटेंशन की कंडीशन है। समझ में आ रहा है? चलो, और मेरे प्यारे बच्चा अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि जिसको चार्ट या फ्लो चार्ट में आप लोग दिखा पाओ तो ये वन ऑफ द बेस्ट रहेगा और आपके पास ना एक ऐसा मौका ज़्यादा नंबर लेने का जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर और आपके ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन जमाने में हेल्प करेगा। वहाँ पे जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है ना, वो आपके कॉपी के लिखने के तरीके से ही आपको जज करता है। जब आप कॉपी को इस तरीके से मेंटेन कर एक स्टैंडर्ड पैटर्न में लिखते हो तो मेरे प्यारे बच्चों जो आपका एग्जामिनर होगा वो आपको जज कर लेगा और आपका जो इंप्रेशन होगा वो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है और आपके मार्क्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? आपने करना क्या है, बहुत ही ईजी मैं बता रहा हूँ। मेन जो पॉइंट है मेरी पूरी वीडियो का वो यही है कि मेन कंटेंट ढूंढना है और एक पैटर्न में लिखना है, ए बी सी डी। ए में क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखनी होती है, बी में क्या लिखना होता है, इंट्रोडक्शन लिखना होता है, सी में आपको कोज एंड फैक्टर लिखना होता है मेरे प्यारे बच्चों, डी में आपको साइन सिम्टम्स लिखने होते हैं या फ्लो चार्ट वगैरह लिखना होता है। तो ये आपके पॉइंट्स वगैरह बनाकर आप लोगों को काम करना है। फिर मेरे प्यारे बच्चा नर्सिंग मैनेजमेंट में आप लोग कर क्या सकते हो, उनके लिए उनका ट्रीटमेंट प्लान वगैरह ये सारी चीजें किस तरीके से उस पेशेंट को मैनेज करोगे, सपोर्ट करोगे और किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट प्लान बनाओगे, सारी चीजें नर्सिंग मैनेजमेंट में आ जाएगा। कैसे डायग्नोस होता है, कैसे आप लोग प्लानिंग करोगे, कैसे इंटरवेंशन करोगे और कैसे उसका इवैल्यूएशन करोगे, कैसे उनका ट्रीटमेंट करोगे, ये सारी चीज नर्सिंग मैनेजमेंट में जो कि हमारा ई पॉइंट है, ये पॉइंट याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को जानना कि किस तरीके से कॉपी को लिखना होता है, किस तरीके से अपना इंप्रेशन जमाना होता है। समझ में आ रहा है? इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारे बच्चा कि आपका थर्ड पॉइंट प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रेजेंटेशन यानी कि आप लोग किस तरीके से अपनी कॉपी को प्रेजेंट कर रहे हो इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर। आप लोगों को ना जो भी हेडिंग बनाओगे, जो भी सब हेडिंग बनाओगे, जो भी आप लोग आंसर, जो भी आप लोग कंटेंट डालोगे वो ना आप लोग बड़ी ही सुंदर और हाईलाइटेड करोगे। यानी कि हेडिंग आपकी डार्क होती है, सब हेडिंग उससे थोड़ी सी लाइट होती है और जो आपका कंटेंट होता है वो लाइट होता है। तो ये आप लोगों को कॉपी में दर्शाना है, प्रेजेंट करना है। ये नहीं कि आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया लिखना, आप लोग कंटेंट भी वही लिख रहे हो, ये आंसर नंबर लिख दिया आप लोगों ने 1 और यहीं पे आप लोगों ने लिखना चालू कर दिया, फिर इसके नीचे ही आप लोगों ने सब हेडिंग लिख दी, इसके नीचे ही आप लोगों ने कंटेंट लिख दिया। ये सारा ना मैस हो गया, कोई भी फायदा नहीं होगा। आप लोगों ने क्या करना है, आंसर लिखना है, आंसर नंबर 1 सेक्शन ए का, और उसके बाद आप लोगों ने हेडिंग लिखनी है। मान लो हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन, उसके बाद आप लोगों ने सब हेडिंग लिखनी है, जो भी आपकी सब हेडिंग रहेगी, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या लिखना है, कंटेंट लिखना है। कंटेंट के अंदर को सारी चीजें लिख दोगे। हाइपरटेंशन क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिससे हमारे ब्लड फ्लो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चा, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। सब हेडिंग के बाद ए पॉइंट डेफिनेशन लिखनी है, बी पॉइंट इंट्रोडक्शन देना है, सी पॉइंट आपका कोज लिखना है और डी पॉइंट आपको मेरे बच्चा सिम्टम साइन लिखना है। ई पॉइंट के अंदर आपको नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है मेरे प्यारे बच्चा। डी पॉइंट में आप लोगों ने सारा कुछ बता देना है, ठीक है। और प्रेजेंटेशन आपको समझ में आई गया, डायग्राम वगैरह बना के दिखाना है। डायग्राम में आप लोग हाइपरटेंशन का स्ट्रक्चर बना सकते हो। हाइपरटेंशन का स्ट्रक्चर सिर्फ इस तरीके से वेन बना दोगे। वेन के अंदर के मेरे प्यारे बच्चे क्या करना है, हाइपरटेंशन में आपका जो वेन होगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चा, और ये देखो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई। इससे क्या हुआ, ब्लड फ्लो बढ़ा, और ब्लड फ्लो बढ़ने से क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चा, हाइपरटेंशन हो गया। क्या हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। समझ में आ रहा है? ये आपकी वेन में ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो होते होते यहाँ पे जो देख रहे हो यहाँ पे बारीक हुआ और फिर ये आपका बढ़ गया। तो इस तरीके से डायग्राम अगर बना दे रहे हो एनाटॉमी के एग्जाम में या फिर आप लोग किसी भी एग्जाम में, डायग्राम से, फ्लो चार्ट से आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हो अपनी कॉपी को, अपने कंटेंट को, तो मेरे प्यारे बच्चा इंप्रेशन जो आप लोगों का रहने वाला है वो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है और एग्जामिनर आपके आंसर को देखते ही आपको नंबर दे देगा। ये तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गया। हर न्यू आंसर फ्रेश पेज से ही शुरू करना, यानी कि ये नहीं कि आपकी हाफ कॉपी आधे आंसर ने कवर कर ली और नीचे का पार्ट बच गया तो आप लोग सोच रहे हो सेकंड आंसर भी मैं उसी कॉपी में लिख दूं। ऐसा तो करने की भूल मत करना। यानी कि आपके पास मेरे प्यारे बच्चा एक कॉपी है और इस कॉपी में आप लोगों ने आंसर नंबर 1 का आंसर यहां तक लिख दिया,
और ये आपका बच गया, ये आपका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे, बच गया, ठीक है, ये छूट गया। लेकिन आपने करना क्या है, इस पे लिखना नहीं है, आंसर नंबर 2 स्टार्ट नहीं करना है, आपको नया पेज लेना है, फ्रेश पेज, वहां पे आंसर नंबर 2 लिखना है, क्योंकि ये हाईलाइट रहता है, ये दूसरे सामने वाले एग्जामिनर जो है उनको दिखने में, उनको जानने में, पहचानने में कंफ्यूजन या दिक्कत नहीं आती, ठीक है। जितनी दिक्कत उन्हें होगी उतना इंप्रेशन आपका घटेगा, इसलिए आप लोगों को इस तरीके से कॉपी रिप्रेजेंट करनी है ताकि उन्हें दिक्कत ना हो। चलो इतनी बात भी समझ में आ रही है। इसके बाद मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोग मेरे प्यारे बच्चे डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, कॉज, साइन, ये ध्यान में रखिएगा, ABCD पॉइंट बनाकर आंसर लिखेगा, थोड़ी सी लाइनें, जैसे आप लोग नया टॉपिक या फिर नया आप लोग सब हेडिंग बना रहे हो तो उसमें ना 1 या 2 लाइन का ब्रेक रखिएगा, छोड़ दीजिएगा, ताकि वो अलग हाईलाइटेड दिखे। समझ में आ रहा है? चलो, अब नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या देखना होता है, असाइनमेंट करना होता है, मॉनिटर वगैरह करना होता है, नर्सिंग डायग्नोस करना होता है, प्लानिंग करनी होती है, पेशेंट को किस तरीके का ट्रीटमेंट देना है, उसकी बीमारी के हिसाब से, उसको डिसीज़ के हिसाब से। इंटरवेंशन मेरे प्यारे बच्चा करना होता है, इवैल्यूएशन करना होता है कि पेशेंट कितना ठीक हो रहा है, कितनी क्या कंडीशन है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चा आप लोगों का जो ये एग्जाम का पैटर्न जो मैंने आपको बताया, ये सिंपल यही था, मेन कंटेंट ढूंढना है, पॉइंट वाइज लिखना है। इसके बावजूद आपका कोई क्वेश्चन या डाउट बन रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका जवाब तुरंत दूंगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, मैं आपका मेंटोर प्रियांशु रॉय आप लोगों को BSc नर्सिंग से जुड़ी सारी जानकारी देता हूं, आपके फ्यूचर से जुड़ी सारी जानकारी देता हूं, हर चीज़ तरीके से गाइड करता हूं। तो इसीलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल BSP साइंस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, अगर आप चाहो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सको, आपके क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलिए मिलूंगा एक और ऐसी प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज राधा अष्टमी है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने आज व्रत रखा होगा, राधा रानी की पूजा की होगी, राधा रानी का आह्वान किया होगा, और राधा रानी से मैं प्रे करूंगा कि आप सभी सही मार्ग पर रहे, सही गाइडेंस आपको मिलती रहे, और सही पथ पर आप लोग चलते रहे। कभी भी आप लोग गलत ना सोचो, गलत ना करो, और कभी भी गलत पथ पर ना चल पाओ। हमेशा राधा रानी का आप सभी पर आशीर्वाद रहे, यही मेरी कामना है राधा रानी से। और सभी को एक बार फिर से राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।